कोरोना वायरस का प्रचार प्रसार जब से राष्ट्र में शुरू हुआ और जैसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई, वैसे ही और प्रवासी लोग जो थे, जो अपने गृह राज्य के बाहर में थे, उनको अपने अपने गृह राज्य आने की लालसा, उत्कंठा ही जग गई। और ये लालसा और उत्कंठा इस तरीके की जगी कि मजदूरों ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने घर तक कैसे पहुंचूंगा। जो जिस हालात में थे, उस हालात में खुद को कुदरत को समर्पित करते हुए अपने घरों के लिए निकल पड़े। कोई ट्रक से, कोई जुगाड़ गाड़ी से, कोई पैदल, तो कोई जैसे तैसे, जिसको जैसे समझ में आया, लोग अपने गृह राज्यों की तरफ चल पड़े। ऐसे में, इस स्थिति में कई कारनामे बने, कई पर्दे तक आए, कई पर्दे के पीछे भी छिपे हुए हैं। लेकिन यहां पर एक बात तो ये निश्चित तौर पर साबित हुई, और वो ये साबित हुई, एक किसी शायर ने कहा था कि बड़े ही गर्व था तुझे अपने लंबाई पे ए सड़क, बड़े ही गर्व था तुझे अपने लंबाई पे ए सड़क, एक अदना सा मजदूर ने तुझे साइकिल से ही नाप दिया। जी हाँ, ये सत्य होता हुआ कहानी है, ये कोई झूठी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य प्रसिद्ध विशुद्ध कहानी है, जिसे आप अपनी आंखों से देखेंगे। देखिए, लोग अपने गृह राज्य आने के लिए उतावले हुए और जैसे तैसे निकले, लेकिन ऐसे ही स्थिति में एक बार फिर बिहार के मिथिला के बेटी को, जज्बे को सलाम करिए। देखिए, इन मासूम बच्ची ने, जितनी छोटी उम्र है इस बच्ची का, उससे कई गुना बड़े कारनामा ये बच्ची अभी कर चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि ये लड़की मिथिलांचल दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के सुरहिल्ली गांव के रहने वाली है। इनके पिता लॉकडाउन लगने से कुछ दिन पूर्व एक्सीडेंट कर गए थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और डॉक्टरों के सलाह पर इनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। दिल्ली में ये मजदूरी भी करते थे और अपना इलाज भी करवाते थे। लॉकडाउन लगने के कारण इनका इलाज भी रुक गया, मजदूरी भी रुक गया, और इनके पास जो रहने के संसाधन थे वो भी खत्म हो गया, सारे पैसे इनके खत्म हो गए। ऊपर से मकान मालिक की रूम रेंट की मार भी इनके ऊपर पड़ रही थी। मकान मालिक इनको बराबर डरा रहा था, धमका रहा था, और ये बार बार आग्रह कर रहे थे। इनकी बच्ची मकान मालिक से आग्रह कर रहा था कि मैं कमाऊंगा, लॉकडाउन टूटेगा और आपका पैसा आपको दे दूंगा। मकान मालिक के तगादा से तंग आकर ये ज्योति कुमारी नाम के लड़की ने अपने पिता मोहन पासवान के साथ गांठ बांध लिया कि पिताजी, किसी भी सूरत में अब हमें इस दिल्ली में नहीं रहना है, हमें अपने गृह राज्य की ओर बढ़ना है, चाहे इसके लिए अंजाम जो भी हो, कीमत जो भी चुकानी पड़े। अब दोनों बाप बेटी एक दूसरे को उत्साहित कर रहे थे, एक दूसरे को मनाने के प्रयास कर रहे थे। हालांकि पिता कभी मानने को तैयार नहीं थे। उनका दिल ये कभी स्वीकार नहीं कर रहा था कि एक 13 वर्षीय बच्ची मुझे कैसे अपने बिहार मिथिला तक ले जा सकती है, और साथ में कुछ नहीं है, सिर्फ 500 रुपए का एक नोट उनके पास बचा था। और इस बच्ची का कारनामा देखिए, इस बच्ची के जज्बे को सलाम कीजिए कि इतिहास में, कानून में, आध्यात्मिक कथा में यह पाठ पढ़ाया जाता था कि किसी जमाने में श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर ढोकर सारा तीर्थ स्थल घुमाया था। उससे भी कहीं बड़ा तीर्थ स्थल इस ज्योति कुमारी लड़की ने की। 500 रुपये लेकर एक साइकिल खरीदी। साइकिल खरीदने के बाद अपने पिता को पीछे बिठाया, एक बैग भी था साथ में, और कमर कसने के बाद ईश्वर का नाम लेकर के लड़की चलते बनी बिहार के लिए। जब हमारे संवाददाताओं ने ज्योति कुमारी से बात करी तो अपने बातचीत के दरमियान उन्होंने बताया, दिल्ली में ये परेशानी थी कि मेरे पास रूम था, रूम किराया था नहीं था, रूम मालिक भुगला रहा था, और खाना खर्च के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे पापा को एक्सीडेंट हो गया था, तो पापा को बोले चलिए घर हम ले चल रहे आपको साइकिल से। तो पापा को फिलहाल हम साइकिल से लेके आए वहाँ से, कुछ खाना वाना खाने का पैसा नहीं था, और 500 रुपया उधरे का था, तो वही से साइकिल खरीद के फिर लेके आए हम साइकिल से पापा को। 8 दिन लगे आने में हमको, एक दिन में 30 चलाते थे।
30-40 चलाते थे हम साइकिल। कितने किलोमीटर की यात्रा रही? वही 1200। डर भी लग रहा था, तभी भी अथी कर रहे थे, तभी भी साइकिल लेके आए हैं। पैदल सब चल रहा था, थोड़ा दूर पैदल चलाते, उसके बाद साइकिल से। इतने में डर हो रहा था, तभी भी रुक के आए हैं, तभी भी रुक के आए वहाँ से। थोड़ा देर रुक जाते, उसके बाद चलाते रहते हैं साइकिल। सही था सबका, लेकिन वहाँ दिल्ली सब में खाना खर्ची सब दिया, खाना वाना खाए हुए हैं। और इधर आते हुए भूख लग रहा था तो इधर आए, तो फिलहाल घर पे आए यहाँ, तो फिर मम्मी मेरी खाना आन के दी तो खाए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा हुआ कि हम पहुँच गए ना सही सलामत, वही बहुत हुआ। फिर दिल्ली जाना है? वहाँ पे कुछ नहीं था, खाना खर्ची का पैसा नहीं था, नहीं खाना था, तो क्या करते वहाँ पे रुक के भूख मरते। इस वजह से पापा को हम लेके चले आए। पापा नहीं हो रहा था तैयार, तो फिलहाल हम भी लेके आ गए उस पापा को। साइकिल सारी रात चलाते, कभी कभी कहीं कहीं रुक जाते रात को, तो सारी दिन चलाते, सारी रात। 1-2 ट्रक वाला हेल्प किया। ठीक है। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। बहुत खुशी मिली हमको। कितने भाई बहन हो? 3 बहन 2 भाई। भाई सब छोटा है या बड़ा है? छोटा छोटा है। सबसे बड़ी तुम ही हो? नहीं, मैं थी। मछली। दीदी बड़ी की शादी हो गई। तो तुमने अपना फर्ज निभाया। हाँ। क्यों गई थी दिल्ली, क्या कारण था? वो पापा का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो वही पापा को देखने गए थे। तो मम्मी मेरी आंगनबाड़ी में बच्चे लोग को पढ़ाती है, तो मम्मी चली आई। मम्मी की छुट्टी नहीं थी, तो मम्मी चली आई। हमको बोला तुम रुक जाओ बेटा, तुम यहाँ पे रहो, पापा को हेल्प करो। फिर क्या हुआ? तो पापा को हम खाना बना के सिर्फ दे रहे थे, पापा घर पे रहता था। फिर लॉकडाउन हो गया। हाँ, तब ये दिल्ली से चले, हरियाणा पहुंचे, फिर भी यूपी पहुंचे। यूपी तक हमें लोगों का सहारा मिला, हमें लोगों ने खूब मदद करी। खाने पीने के सारे इंतजामात किए जा रहे थे। बीच में एक आध जगह कहीं ट्रक वाले उन्हें ट्रक पर भी चढ़ा लिया, उनके साइकिल को भी लाद लिया और गंतव्य जहां तक उनको बन पड़ा इनको छोड़ा। लेकिन रास्ते में कई बार डरने के बाद, थकने के बाद भी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, और ये जितनी ही साइकिल चलाए जा रही थी, अपने अंदर उतने ही ये ताकत को इकट्ठा कर रही थी, अपने अंदर उतने ही जज्बे को पैदा कर रही थी। और इसका ये परिणाम मिला कि वो अपने पिता को सुरक्षित अपने गांव सिरहुल्ली तक ले आया। और सिरहुल्ली तक लाने के बाद इस बच्ची की काबिलियत देखिए। बड़े बड़े सुरमाओं इनके काबिलियत के सामने पानी मांगते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े उच्च शिक्षा के डिग्री रखने वाले लोग भी इनके शरण में जाना चाहिए, उन लोगों को, इनके जज्बे को सलाम करने के लिए। ये लड़की अपने घर न जाकर सीधे सिरहुल्ली पंचायत में बने मध्य विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में अपने पिता के साथ जाकर स्वयं हाजिरी लगा दी और स्वयं वहां के अधिकारियों से बोली कि हुजूर, मैं अपने पिता को इस साइकिल से दिल्ली से लेकर आया हूं, हम दोनों ही बाप बेटी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। जब इस बात की जानकारी वहां के अधिकारियों को मिली, वो गदगद हो गए। उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में सारी व्यवस्थाओं के साथ रखा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस 13 वर्षीय बच्ची ने जो कमाल कर दिखाया है, वाकई ये विश्व का 8वां अजूबा है। इनके जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं और लोगों को सीखने की भी ये जज्बा पैदा करती है। ये आज बच्चियों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बन गई है। लोग कहते हैं शिक्षित होना आजकल के समाज में बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं शिक्षित होना आजकल के समाज में बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। आप बहुत शिक्षित हो सकते हैं, आपके पास बड़े बड़े डिग्रियां हो सकती हैं। वो डिग्रियां सिर्फ इसलिए है कि वो डिग्रियां आपको ये याद दिलाती है कि आपने शिक्षा जगत में इस डिग्रियां को प्राप्त करने के लिए कितने खर्चे किए हैं। आपके खर्चे के रसीद मात्र है वो आपकी डिग्रियां। असली डिग्रियां इस ज्योति कुमारी के पास है, जो इस 13 वर्ष के उम्र में कहीं ना कहीं से विश्व की वो तमाम डिग्रियां अपने नाम कर ली है, जिस डिग्री को हासिल करने के लिए कोई क्लास नहीं बना, कोई महाविद्यालय नहीं बना, कोई विश्वविद्यालय नहीं बना। और अब सुनिए उस पिता की दर्दनाक दास्तां, जो अपनी दास्तां सुनाते सुनाते उनके आंखों में आंसू भी छलक आते। अब ये बच्चे ने हमको घर तक लेके आया, लेकिन वहाँ हमारे पास में बड़ी मजबूरी थी। एक्सीडेंट हो चुका था, तो वहाँ पे हम इलाज के लिए थे।
जब तक पैसे था इलाज चल रहा था, लॉकडाउन में फंस गए, खाने पीने की दिक्कत हो गया, कमाई धमाई बंद हो गई, फिर दवा बंद हो चुका था, खाना पीने के 3 महीना हो गया, कमरा किराया काफ़ी दबाव दे रहा था जी, कमरे किराया दो, कमरे किराया दो। हम लोग बोले थे ये लॉकडाउन खुलेगा तो जी कमा के दे दूँगा, फिर लॉकडाउन लग चुका था, फिर लॉकडाउन लगा तो हम कहें ठीक है अब अगला खुलेगा तो हम कमा के दे देंगे, लेकिन ये लॉकडाउन बढ़ ही रहा था, पैसे भी हम लोग के पास ख़त्म हो चुका था, दवा भी नहीं हम करा पा रहे थे। लास्ट में लोग गुस्से में कमरा मालिक बोला खाली कर दो, बच्चे बोला जी पापा क्या करोगे, कहाँ रहोगे, किस जगह पे रहेंगे, फुटपाथ पे भी तो रह नहीं सकते हैं, ऐसा करते हैं तो घर चलते हैं। बोले बेटा कैसे घर जाओगे, न ट्रेन से और कुछ तो साइकिल लिए हैं, साइकिल से मेरे बच्चे को मैं बोला जैसे देखो बेटा 10-20 किलोमीटर तो है नहीं, तो हिम्मत दे रहा है, तो बोला जी नहीं चलो किसी तरह चलेंगे पापा, बारी बारी से रुक रुक के चलेंगे। फिर भी मैं काफ़ी कोशिश किया, तब क्या करें मजबूर हम भी थे, न खाना के पैसे भी थे, चलो देखते हैं कोशिश करूँ। तो वहाँ से हम लोग रात में निकले, तो पैदल लेके लड़की लेके निकला, करीब 200-150 किलोमीटर चलते थे, कहीं 50 किलो 10 किलोमीटर, कभी बीच में ट्रक भी हम लोग की हेल्प कर देता था। खाने पीने की दिक्कत तो यूपी में नहीं पड़ा हम लोग को, वहाँ खाना पीना मिल रहा था। फिर जब यहाँ आप आए तो कैसा लग रहा है और इस बेटी के लिए क्या कहेंगे? बेटी के लिए मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पर, जो हम किसी तरह ऐसे उम्मीद ख़त्म हो चुका था जो हम शायद वहाँ से बच के भी आ पाएँ या नहीं पाएँ, यहाँ पहुँच के मुझे बहुत खुशी हुई जो बच्चे ने हमको किसी तरह इस गाँव में पहुँचाया। इस बच्चे पे मुझे बहुत गर्व है, भगवान ने मुझे बेटा से बहुत छोटे हैं लड़के से, लेकिन लड़की मुझे वहाँ तक लेके आया, मुझे तो बहुत कहते हुए भी बहुत गर्व भी है, यहाँ तक बच्चे मुझे उठा कर लाया है। यहाँ आ गए हैं, अब क्या कहेंगे आप, फिर जाएंगे वहाँ कैसे क्या करेंगे? वो तो अब समय आने के बाद ही बता सकते हैं, अगर यहाँ काम धाम रोजगार मिल जाता है, कुछ हेल्प हो गया तो यहाँ के भी क्या करेंगे, अभी तो कुछ हेल्प अगर यहाँ मिल जाता है तो यहीं रोजगार करेंगे, कुछ नहीं तो फिर तो मजबूरन 1-2 महीने 4 महीने कभी न कभी तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। को कि मान लीजिए अगर आप नहीं आ पाते तो आपकी स्थिति कैसी होती है, किस तरह जीवन जीता? वहाँ स्थिति तो हमारा लग रहा है भूख से मर जाते हैं वहाँ पे, या तो दवा भी मेरा डैमेज हो रहा था, दर्द बढ़ता जा रहा था। वहाँ हम लोग थाना में भी 2 बार गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वहाँ किसी ने सुनवाई नहीं लिया हरियाणा में, जो यहाँ रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। आपके बच्चे गए क्यों थे वहाँ? हमें देखभाल करने के लिए गया। क्या हुआ था? मुझे एक्सीडेंट हो गया था। आप ये बताइए कि आज के दिन आप घर आ गए हैं, आपकी बेटी जब रास्ते में साइकिल चला रही थी उस समय क्या एहसास हो रहा था? रात भर रात एक सरवन पुत्र था और एक बेटी, आपको क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे? दुख तो बहुत हो रहा था, जो सर इतनी उम्र में बच्चे छोटी है कैसे ले जाएगी, फिर भी मैंने रास्ते में कोशिश, हिम्मत नहीं आई, कह रहा था चलो पापा थोड़ा देर रुक रुक के चलेंगे, रुक रुक के कहीं बीच बीच में 1-2 ट्रक वाले ने भी हेल्प कर दिए। बेटी जो जिस तरह से लाई आपको साइकिल पर चला करके, क्या लगता है उस समय का याद नहीं आ रहा कि एक सरवन पुत्र था जो अपने माता पिता को ले गया था और आज बेटी आपको लाई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रहा है जब मेरे बच्चे ने वहाँ तक लाया। हाँ, मुझे बहुत गर्व भी हुआ जब मेरे को बच्चा नहीं है, लड़की होके भी हमारे बेटा बन के लाया वहाँ से। असंभव जो काम होना बड़ा मुश्किल था, वो काम मेरी बच्चियाँ ने करके लेके वहाँ से यहाँ तक लेके आया। क्या नाम है? मोहन पासवान। और हो गया ना? ये कहीं न कहीं से ये साबित करती है कि अगर मातृत्व शक्ति जग जाती है तो दुनिया में कुछ भी संभव है। वैसे भी एक संस्कृत में श्लोक है, हरि ओम शंभवै नमः। दुनिया में सब कुछ संभव है, सिर्फ एक बार आपको अंतर मन से ठान लेना है कि मुझे इस काम को अंजाम देना है। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, लेकिन आपके जज्बे इस छोटी बच्ची की तरह से होना चाहिए। जनहित एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से मैं बिहार सरकार से यह मांग करता हूं कि ऐसे बच्ची को लक्ष्मीबाई के सम्मान से सम्मान करना चाहिए। ये आज किसी वाई से, आज ये किसी योद्धा के तरह अपना नाम आज ये अपने उस डायरी में अंकित कर लिए हैं। मैं जिला अधिकारी से, बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि ऐसे बच्ची को सम्मान करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में इनके देखा देखी और बच्चे इस तरीके का अपने अंदर में ताकत पैदा कर सके, जज्बा पैदा कर सके, और आज एक बाप की जान बचाई गई है, कल 100 बाप की जान बचाई जा सके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जिसमें यह तय हुआ कि बंधेज पत्र लेकर मार्च एवं अप्रैल माह 2020 का वेतन भुगतान किया जाएगा।
विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ कोविड-19 को देखते हुए अपना आंदोलन स्थगित किया है। साथ ही कर्मचारी बंधुओं से आग्रह किया गया है कि अविलंब आकर वे अपना बंधेज पत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय में जो मुख्यालय के कर्मी हैं और जो महाविद्यालय के कर्मी हैं वो अपने महाविद्यालय के मुख्यालय में जमा कर देंगे। वैसे जो नहीं आ सकते हैं वे महाविद्यालय के संघ पदाधिकारी के पास जमा करेंगे और जो विश्वविद्यालय कर्मी हैं वो विश्वविद्यालय महासंघ के अध्यक्ष एवं सचिव के दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान पर काला बिल्ला लगाकर सभी कर्मचारी कार्य को आज से ही बहिष्कार कर दिए थे और अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के पत्र कुलसचिव के माध्यम से अपर मुख्य शिक्षा सचिव विभाग पटना को भी भेजे हैं। बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 28/4/2020 को 25% कटौती संबंधी आदेश वापस लिया जाए। दूसरा मांग इन लोगों का था कि सप्तम अंतर वेतन की राशि अविलंब भुगतान किया जाए, यानी एरियर की मांग कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम वेतनमान के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। वित्त विभाग के द्वारा निर्गत पत्र एवं संकल्पों को शिक्षा विभाग द्वारा जाने के लिए पत्र निर्गत किया जाए। वहीं 5वां मांग था जब पंचांग के खष्टम वेतनमान की अंतर राशि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में अविलंब भुगतान किया जाए। अब सवाल उठता है जे उच्चतम न्यायालय के आदेश हो गया, उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इन लोगों को आदेश का इन लोगों को पैसे की भुगतान नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है जो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन उच्चतम न्यायालय से कहीं आगे है, कहीं ऊपर है? ऐसी क्या मजबूरी थी जो उच्चतम न्यायालय के आदेश को विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अवहेलना कर दिया गया? जो कर्मचारी, जो शिक्षकेतर कर्मचारी अपने अथक मेहनत से विश्वविद्यालय को सजाते हैं, उन कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया? यह भी सवाल खड़ा होता है कि 25% की जो कटौती की राशि है ये किसके लिए की जा रही है? क्या कारण है जो उनके वेतन मद से 25% की राशि कटौती की जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगा और हम आपको अगली कड़ी में दिखाएंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन फिलहाल इस स्थिति में क्या निर्णय लेती है। कि ये 25% कटौती का जो बॉन्ड पेपर कर्मचारी से बनाया गया है, उनका हाथ काटा गया है इस बॉन्ड पेपर के माध्यम से और कर्मचारी भी एग्री हैं। क्या इस बीच की ये दूरी है, क्या है इस बंद पत्र में, ये नहीं खुला है। हम आगामी जैसे ही हम तक इसका अपडेट आएगा हम आप लोगों को सारी जानकारी। महीना का जो सैलरी आया है मार्च अप्रैल मई का, उसमें से 2 महीना का सैलरी देना था। उसमें सरकार से जो एक चिट्ठी आया था जो 25% काट के 75% पेमेंट करने के लिए, लेकिन उस चीज़ को हम लोग ने नहीं माने। हम लोग कहना है हम लोग को फुल भुगतान चाहिए। हम कोरोना के महामारी में जो है कर्मचारी अपने त्रस्त हैं पूरे। इसके लिए जो है सो हम लोग इससे पहले भी धरना प्रदर्शन का दिए थे, धरना भी किए थे। रजिस्ट्रार साहब आके बोले हमको सरकार में बात हुई है, बात होने के बाद जो है सो आप लोग भी ख़त्म कीजिए, चिट्ठी आ रहा है, आप लोगों को पैसा देंगे। हाँ, फुल सैलरी पर ऑर्डर भी कर दिए, कॉलेज को भी डिमांड पठा दिए। यहाँ पर भी कहे फुल सैलरी पर बनेगा। उसके बाद 3 रोज़ का वो समय लिए हुए थे। 3 रोज़ के बाद हम लोग चौथे रोज़ जब गए उनके पास कार्यालय में, वो तो हम लोगों को एक बार नहीं कहे जो आप लोग बैठिए, क्या बात है बोलिए न। उस सब करने के बाद भी हम लोग खड़े रहे अपना। उसके बाद उनसे पूछे हम जब सर हम लोगों का क्या होगा सैलरी का। तो हम लोग क्या हमसे नहीं होने वाला है, 75% से ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग बोले सर आप तो गछे हुए थे तो फुल देंगे। तो उसके बाद 75% कहाँ से आता है? लोग स्टाफ यहाँ सब काम करते हैं, उसके बाद जो है काट के पैसा क्यों लेगा? नहीं लेगा। तो नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, आपको जो करना है आप लोग अपना कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शंकर प्रसाद सिंह, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हड़ताल का दूसरा दिन है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभी तक हम लोगों को कोई लिखित नहीं दिया गया है। इस कारण जो है सो हम लोग हड़ताल पर अभी तक डटे हुए हैं। हमारा मांग है कि 100 पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं कटेगा, चाहे और लेबर तक को नहीं काटा जाएगा। तो फिर कर्मचारी का काटने का आदेश ये अन्यायपूर्ण है, सरकार का अनैतिक आदेश है। ये जो है सो
तुगलकी फरमान है। इसे जब तक वापस नहीं लिया जाएगा और जब तक हम लोग को पूर्ण भुगतान नहीं होगा तब तक जो है सो हम हड़ताल पर रहेंगे। आज काला बिल्ला लगा करके हम लोग पूरे बिहार के प्रदेश के सभी जिला में सफलतापूर्वक 18 और 19 मई को काला बिल्ला लगा करके जो है सो कार्य करने का जो है सो हो रहा है। और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में काला बिल्ला लगा करके आप जाइएगा, बगल में संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी है, मुजफ्फरपुर वाले बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में है। हमारा 5 सूत्री मांग बिहार सरकार से है। प्रथम मांग है कि आप 25% जो कटौती का तुगलकी फरमान दिए हैं इसको अविलंब वापस लिया जाए और 7वें वेतनमान का जो हमारा जिस तरह टीचर का भुगतान कर दिया गया है उस तरह पूरी हम लोगों का भी पूरा अंतर वेतन का भुगतान किया जाए। और 6ठम वेतनमान के लिए जो सुनील कुमार सिंह राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और वित्त विभाग द्वारा कर्मचारी संबंधित जितना भी पत्र निर्गत हुआ है या संकल्प है उसको विश्वविद्यालय के लिए भी नोटिफाई किया जाए जिससे विश्वविद्यालय उसको लागू करे। और 5वां मांग है हमारा जो 5वें एवं 6ठम वेतनमान का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जो अंतर वेतन की राशि आज तक बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट दे दिया गया है, उस वेतन की राशि को हमको जो है सो अविलंब जो है सो हमको अंतर वेतन की राशि को भुगतान किया जाए। इन 5 मांगों को लेकर के आज सांकेतिक काला बिल्ला लगा करके हम लोग जो है सरकार का अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी, न कि कर्मचारियों का होगा। इतना ही मेरा कहना है। मेरा नाम हुआ शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। लॉकडाउन में घर में रहने को मजबूर चर्चित खगोल शास्त्री एवं मिथिला के धरोहर लिपि मिथिलाक्षर के कंप्यूटर फंड के निर्माता पंडित विनय कुमार झा के घर से लालबाग स्थित आवास से मंगलवार को सपेरा ने करीब 5 फीट के आकार के नागिन के साथ उसके 34 नवजात बच्चों। सपेरा के द्वारा सांपों को पकड़ने के बाद संत स्वभाव के विनय झा एवं उनके सुचिंतकों ने राहत की सांस ली। मालूम हो कि घर में सांप के द्वारा बच्चा जन्ने का पता विगत 10 मई को उन्हें उस समय चला जब बाथरूम में नहाते समय सांप का एक बच्चा पानी के फुहारों के बीच आकर उनके पैरों से लिपट गया। श्री झा अपने घर में अकेले संत जीवन व्यतीत करने वाले विनय झा ने यह जानकारी देते हुए इस पोस्ट के साथ ही उनके शुभचिंतकों के बीच मानो हरकंप सा मच गया। रविवार के मध्य रात्रि में नासिक में रहने वाले मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के संस्थापक पंडित अजय नाथ शास्त्री ने इनकी सूचना दरभंगा में रहने वाले अभियान के वरिष्ठ संरक्षक प्रवीण कुमार झा को दी। सूचना पाकर उन्होंने सोमवार को विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा। अधिकारियों ने विभाग में कोई सपेरा नहीं होने का रोना रोते हुए कुछ स्थानीय सपेरे को नंबर उपलब्ध कराया, लेकिन मामले को गंभीरता को देखते हुए स्थानीय सभी सपेरों ने अपने हाथ करेद कर दिए। अंततः मनीगाछी के निवासी गंगा यादव की मदद से पंडौल प्रखंड के सकरपुर गांव के निवासी एक सपेरा का संपर्क सूत्र प्रवीण झा को मिला और उन्होंने अभियान के एक अन्य वरीय संरक्षक उग्रनाथ झा की मदद से उस सपेरा को विनय झा के आवास पर लेकर आए। करीब 2 घंटे के बाद एक नागिन सहित उसमें से कुल 34 बच्चे को सपेरा ने बरामद किया। सांप को पकड़े जाने के बाद पंडित विनय झा ने राहत की सांस लेते हुए सपेरा के मंत्र शक्ति सहित मुसीबत के इस घड़ी में साथ आए लोगों को धन्यवाद ज्ञापन किया। जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बताते चलें कि सघन वाहन चेकिंग अभियान लगातार शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आमजन सचेत नहीं हो रहे हैं। आमजन इससे सीख नहीं ले पा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी चौक चौराहा पर प्रशासन के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और रोजाना वाहन स्वामियों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी क्रम में आज इनकम टैक्स चौराहा, आयकर चौराहा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस वाहन चेकिंग अभियान में कुल 11 वाहन से 6,000 रुपये का चालान काटा गया। आइए आपको दिखाते हैं कि चालान कटाने के बाद जो वहाँ के वाहन स्वामी थे उनका क्या कहना था। कहाँ पर फाइन काटा गया? कितना का फाइन काटा? 500 रुपये का फाइन। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अफसर अली। दरभंगा जिला के विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर ठहरे हुए हैं।
कल तक यहां आंकड़ा 25,000 के करीब पहुंच चुका था। जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा प्रखंड क्वारंटीन केंद्र में सहित विभिन्न आपदा राहत शिविर में ठहरने वाले सभी प्रवासियों के सुख सुविधा का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। जिला पदाधिकारी के निर्देशन में सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा कोविड महामारी के रोकथाम एवं प्रभावित परिवारों को इस विपदा से बाहर निकालने में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया जा रहा है। यहां संचालित किए जा रहे आपदा राहत शिविरों में क्वारंटीन केंद्रों में आवासित प्रवासी कामगारों को रुचिकर भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके शारीरिक एवं मानसिक चुस्ती ताजगी के लिए केंद्र प्रभारियों के द्वारा व्यायाम एवं योगा पाठशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही धार्मिक विचारों के प्रक्षेपण हेतु सत्संग का भी आयोजन किया जा रहा है। देश एवं दुनिया की खबरों से अपडेट होने के लिए स्वस्थ मनोरंजन के हेतु रंगीन टीवी की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। पूर्व के तरह ही आज कई क्वारंटीन केंद्रों में योगा, व्यायाम, सत्संग आदि के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत केवटी अंचल अंतर्गत ब्लू वेल इंग्लिश स्कूल क्वारंटीन केंद्र में केंद्र प्रभारी द्वारा व्यायाम पाठशाला का भी आयोजन किया गया। वहीं उच्च विद्यालय महिनाम पौहद्दी में भी योगाभ्यास कराया गया। बेनीपुर के अंतर्गत उच्च विद्यालय नवादा, राज्य उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मुर्तुजापुर में सत्संग एवं मनोरंजन कार्यक्रमों भी शामिल है। इस प्रकार से क्वारंटीन कैंप में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है और जिलाधिकारी ने साथ ही ये भी कहा है कि जो भी पदाधिकारी क्वारंटाइन सेंटर पर किसी भी प्रकार से दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। साथ ही क्वारंटीन केंद्र में जो रह रहे और प्रवासी मजदूर हैं वो भी अगर किसी तरीके कोई कानून तोड़ने वाले काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सरकारी हर सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। कुछ ना कला जिंदगी बेकार हो जाई हो, देहिया तोरा जिंदगी के भार हो जाई हो, देहिया तोरा जिंदगी के भार हो जाई। राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय शहर का एकमात्र ऐसा चिकित्सालय है जहां आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है। लेकिन इन दिनों चिकित्सालय का मुख्य दरवाजा बंद रहने के वजह से कोई मरीज नहीं आ पाता है। जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराना चाहते हैं उन्हें पता नहीं होता कि चिकित्सालय पिछले दरवाजे से काम कर रहा है। वहीं चिकित्सालय का प्राचार्य का कहना है कि इस कोरोना महामारी में हम लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हुए पिछले दरवाजे पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखे हुए हैं। जब इनसे ये पूछा गया कि ये व्यवस्था तो आगे के गेट पर भी हो सकती थी तो उन्होंने कहा कि आगे पानी का बहाव है, कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है, जिस वजह से हम लोग यह निर्णय लिए हैं और मरीज को पिछले दरवाजे से अंदर आने की सुविधा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टरों ने अस्पताल के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और पिछले दरवाजे को खोला तो क्या इस बाबत कोई सूचना लटकाई गई? अगर मुख्य दरवाजे को बंद किया गया तो ताला बाहर से लगी होनी चाहिए थी, ताला अंदर से नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ताला अंदर से लगा हुआ है। वहां के जो प्रभारी चिकित्सक है वो खुद स्वयं आकर कहते हैं मीडिया के सामने में कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, गेट में ताला मार करके फोटो खिंचवा रहे हैं। आप लोग फोटो खिंचवा रहे हैं ताला बंद करके, ये आप लोग फोटो खिंचवा रहे हैं ताला बंद करके। कहीं न कहीं से ये डॉक्टर लोगों की मानसिकता इस बात का परिचायक है कि वो लोग इस कोरोना महामारी के डर से इलाज करने से भाग रहे हैं। नहीं तो अस्पताल के मुख्य द्वार पर ताला मारने की क्या आवश्यकता थी? वो जबकि हर दिन वही मुख्य द्वार के रास्ते से मरीज अपना इलाज कराने के लिए जा रहे थे। वहां न कोई नोटिस न ही कोई सूचना। मरीज कैसे समझेगा? मरीज तो आगे से देखेगा कि अस्पताल का दरवाजा बंद है, वो वापस हो जाएगा। डॉक्टर भी पीछे बैठे हैं, नर्स भी है, कंपाउंडर भी है, दवाई भी है, लेकिन मरीज नहीं है क्योंकि मरीज को पता नहीं कि वो पिछले दरवाजे खोल रहे हैं। ये दिखावे के लिए अस्पताल में खोल के बैठे हुए हैं मरीज का इलाज। पीछे के दरवाजे से आने का मतलब है कि सुरक्षा की दृष्टि से उधर पानी की सुविधा है, साबुन है, सैनिटाइजर है, तो उधर से आने में सबको वहीं पर साफ सफाई करके तब हम लोग भीतर की एंट्री करने देते हैं। मेन गेट से जाने से चप्पल जूता या जैसे हैं वैसे भीतर तक चले जाएंगे तो हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से ताकि
सब लोग सुरक्षित रहे, इसलिए हम लोग पीछे के गेट जहाँ सब सुविधा उपलब्ध है जाकर देख लीजिए, वहाँ सब व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। सैनिटाइजर, साबुन, पानी सब कुछ है वहाँ। चप्पल जूता वहाँ निकाल देता है लोग, अब तो वो वहाँ से सुरक्षित होकर के भीतर हम लोग आने देते हैं। जिन्हें जानकारी नहीं होगी वो तो वापस हो जाएंगे। जी नहीं, वहाँ आदमी रहता है हमारा, वो कह देता है कि भैया पीछे गेट से आइए। ऐसा तो कोई आदमी दिख नहीं रहा है। है वहाँ आदमी, देखिए। जो पीछे के दरवाजे से आपने सुविधा रखी है, क्या वो आगे के दरवाजे पर सुविधा नहीं हो? पानी की सुविधा नहीं है, फिर आगे पानी पचर पचर हो जाएगा मेन रास्ता पर, पानी कहाँ जाएगा? वैसे आप कहिए, हम निकलवा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मधुसूदन द्विवेदी। क्या है आप? प्रिंसिपल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के तत्वावधान में मानवता का परिचय देते हुए और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए NH-57 पर एक टीम गठन कर दिया गया है। जो टीम NH-57 पर बाहर के राज्यों से आ रहे अपने राज्य के मजदूरों के साथ साथ और जो उस रास्ते से दूसरे राज्यों को मजदूर जा रहे हैं, सभी गाड़ी हो, बस हो, सभी वाहनों को रोक रोक कर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था के द्वारा सभी लोगों को शीतल पेयजल, पानी, नाश्ता आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं, इतनी मुस्तैदी के साथ सड़क पर खड़े होकर प्रत्येक आने जाने वाले गाड़ी को रोकते हैं, फिर उन्हें पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ तक आपको जाना है, और इसी पूछने के बाद इन लोगों के हाथ में पानी, शीतल पेयजल, नाश्ता आदि उपलब्ध कराते हैं और फिर अपने हाथों से वाई वाई का इशारा करके उन्हें विदा करते हैं। यानी कि मिला जुला करके ऐसा कहा जा सकता है कि दरभंगा जिला के आगमन पर उन्हें स्वागत किया जाता है और फिर उन्हें नाश्ता, खाना पीना के साथ विदाई भी कर दी जाती है। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, CCTV युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। PPL कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।
मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।